हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं। आज का ये वीडियो YouTube के इतिहास का बेस्ट वीडियो रहने वाला है नॉर्मेलिटी के ऊपर। सारी रिसर्च करने के बाद जितने भी बड़े बड़े कॉम्पिटिटर हैं उन सभी के वीडियोस को देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूं। और इस वीडियो में आपको हर चीज मिलेगी नॉर्मेलिटी के बारे में। ठीक है, तो भैया पहले ही आपको बता दिया है हम क्या पढ़ने वाले हैं। सर नॉर्मेलिटी पढ़ने वाले हैं। और एक ये हमें कमेंट ही आया था, उसी के बेसिस पे मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। नॉर्मेलिटी इसमें हम डिस्कस करेंगे, ए टू जेड आपको सिखा के ही जाऊंगा। ठीक है, जब तक सीखते नहीं, भले ये 1 घंटे का 2 घंटे का, आई डोंट नो कितने घंटे का वीडियो बनने वाला है, तभी अपलोड करूंगा जब मुझे लगेगा मैंने हर चीज दे दी आपको। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, नॉर्मेलिटी की बेसिक डिफिनीशन से ही चलें तो ये बताता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को। किसको बताता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को बताता है 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितने हैं वो। अगर ये 4 हैं, मान लो बोला कि सर यहाँ 1 लीटर का सॉल्यूशन है उसमें 4 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो नॉर्मेलिटी कितनी होगी? 4n। जैसे वहां मोलैरिटी में m लिखते थे, यहाँ पे हम लिखते हैं कैपिटल N। तो ये हो जाएगी उस केस में क्या? नॉर्मेलिटी। अगर 4 ग्राम इक्विवेलेंट, अगर x ग्राम इक्विवेलेंट है तो x नॉर्मल सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी कि ये कुल मिला के ऐसा कुछ फॉर्मूला होगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। क्या बेटा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब क्या होता है अभी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, समझेंगे बढ़िया इन डिटेल। आप बोला ना, जब तक सिखाऊंगा नहीं जब तक जाऊंगा नहीं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, ये ग्राम इक्विवेलेंट बेटा किसके होंगे? ये सर सॉल्यूट के होंगे। जब एक सॉल्यूशन बनता है ना तो वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट किसके रखने? सॉल्यूट के। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सॉल्यूशन का वॉल्यूम बट किसमें? लीटर का। या फिर इसको लिख लो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बात वही। क्लियर है? पक्का ना? ठीक है, तो भैया इसको फॉर्मूला नंबर 1 मान के इसको लिख लो, जल्दी से लिख लो। थोड़ा सा मैं साइड होता हूँ, जल्दी से फटाक से लिखो। लिख लिए? ठीक है, अब देखो आगे की बात करते हैं, थोड़ी सी आगे की कार्यवाही बढ़ाते हैं। अब बात आती है कि सर ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का सिलसिला क्या है, इसको भी थोड़ा बताओ ना सर। तो देखो भैया, पहले मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है। हाँ हाँ, वही वही जो तुम फॉर्मूला सोच रहे हो। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, जल्दी बोलो। गिवन मास सर। हाँ ठीक है, गिवन मास ऊपर होता है डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। किससे डिवाइड करना है बेटा? मॉलिक्यूलर मास से सर डिवाइड कर देना होता है, यही फॉर्मूला होता है। तुमने भी बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, यही सिमिलर फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का। सिमिलर, एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही फॉर्मूला है। तुम बोलोगे सर आज से पहले मैंने ऐसे क्यों नहीं देखा इसको जिस तरह मैं बाकियों को देखता हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स देखो भाई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू, सिमिलर इसी की तरह, ऊपर गिवन मास ही रहेगा जैसे इसमें मोल्स में था गिवन मास, बस नीचे भैया तो किससे? यहाँ मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया है, यहाँ इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करना है। किससे करना है? इक्विवेलेंट। थोड़ा सा मैं इसको अलग रंगीन कलर से लिखता हूँ ताकि तुम लोग को याद भी रहे, बेवकूफों, पढ़ते लिखते तो हो नहीं, भूल जाओगे, तो इसको अलग से लिख देता हूँ, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास। अभी इसकी बेसिक फीलिंग पे भी आएंगे कि सर फीलिंग क्या कहती है, इसको लिख लो जब तक। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर, ना ना ना, इक्विवेलेंट मास। अब बात आती है सर ये नया शब्द लिख दिया, अब इसको भी समझो, तो फिर लिखो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट, बस ये लास्ट फॉर्मूला, इसके बाद नहीं आएगा। मैं हाथ जोड़ रहा हूं भाई, क्या करूं, अब बताना ही पड़ता है ठीक है, इक्विवेलेंट मास आसान है, मतलब वो महेश्वरी की तरह नहीं आसान है, वो वाली बात नहीं, पर ऐसे जनरली भी आसान ही है। ठीक है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू नथिंग बट सर इज दिस एग्जैक्टली इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास ओनली, इसी के बराबर है। बस 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 क्या फर्क है, मॉलिक्यूलर मास की जगह यहाँ मॉलिक्यूलर मास को x से डिवाइड करना है। हाँ हाँ वही x, वो वाली नहीं, ये दूसरा x है, अभी इस पे भी चर्चा होगी, इसको भी फटाक से लिख लो भैया, जल्दी लिखो यार, अब टाइम नहीं है इतना, जल्दी आगे बढ़ते हैं। लिखो 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 जल्दी। अरे इक्विवेलेंट मैम लिख दिया क्या सर ठीक है, इक्विवेलेंट मास ही है, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो ये यही फॉर्मूला था इक्विवेलेंट मास। ये x क्या होता है पहले ये समझते हैं, धीरे धीरे नीचे से ऊपर चलते हैं। थोड़ा सा मैं x की बातें करता हूँ आप सभी से। ये वो x नहीं है, फिर से बता दूं, ये वो x नहीं है जो आपके दिल में मतलब जिंदगी में आई और चली गई, वैसे वाले कुछ नहीं है। ये x होता है बच्चों
कभी ये बेसिसिटी का रूप धारण करता है, कभी ये बन जाता है एसिडिटी, पेट वाली एसिडिटी नहीं। देखो बेटा, जो दिखता है वो होता नहीं है, यहाँ लिख दिया एसिडिटी, पर ये एसिडिटी पेट वाली गुड़गुड़ वाली नहीं है, ये दूसरी एसिडिटी है बेसिस के लिए। और एक तीसरी चीज है, ये कभी कभी टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज हो जाता है ऑन कैटायन या फिर एनायन। किस केसेस में होता है ध्यान से देखो। दुनिया में हम लोग केमिस्ट्री के अंदर स्पेसिफिकली चीजों को 3 प्रकार में बांटते हैं। पहला है एसिड, कि वो चीज या तो एसिड होगी या फिर सर वो चीज बेस हो सकती है, या तीसरी बट नॉट आखिरी सॉल्ट हो सकती है। यही 3 मूल रूप से चीजें हैं बच्चों जिसमें हम किसी भी चीज को कैटेगराइज करते हैं ताकि उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो अगर एसिड हुई तो एक्स क्या होगा, उसकी बेसिसिटी। अब सर बेसिसिटी क्या सर जैसे नहीं होता डिब्बे के अंदर डिब्बा, हर बार मैं कुछ नया छोड़ के जा रहा हूं, पर क्या करूं बेटा, आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना है। बोलते हैं ना, मान लो दीवार खड़ी है, अब दीवार को कोई बोले स्ट्रॉन्ग करके दो, तो पहले इंसान क्या ऊपर ऊपर पुट्टी लगा देगा क्या? ना बेटा ना, धीरे धीरे नीचे से मैं तो एक ईटा निकालूंगा, दूसरा डालूंगा, फिर नया निकालूंगा, मतलब एक बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा बढ़िया से, एकदम एससीपी लैटिस बना दूंगा। ठीक है तो वही है, बेसिक से चलेंगे। हर चीज में बोला ना, जब तक सिखाऊंगा नहीं तब तक जाऊंगा नहीं यार, टेंशन मत लो, बस कॉपी पेन लेके बैठना। ऐसा नहीं कि हवा में ही वीडियो चल गया और वो जो सर बोलते हैं ना चूहा खाना छोड़ दो, तो बस चूहा खाना छोड़ दो, बस तुम्हारा हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक, मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कैटायन और एनायन रखते हैं इन केस ऑफ सॉल्ट। अब ये बेसिसिटी क्या है सर? सर ये बेसिसिटी एक खास चीज है जो कि आपको पता है। बेसिसिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ H प्लस डोनेटेड बाई एन एसिड, कितने H प्लस कोई एसिड दे रही है वही है उसकी बेसिसिटी। एसिडिटी क्या है सर? एसिडिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ OH माइनस डोनेटेड। बाकी इस पे तो चार्ज लिख ही रखा है, तो इस पे तो ज्यादा समझने की, अकल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो इसको लिख लो, फिर एक क्वेश्चन से अब बढ़िया से समझते हैं इन चीजों को। जिन्होंने नहीं लिखा ये भी लिख लो पॉज कर करके, और ये अपना पहला फॉर्मूला। चलो अब इन चीजों को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। थोड़ा सा पेजेस में पढ़ा लेता हूँ। ओके, तो पहला एग्जाम्पल आप सभी के सामने मैं पेश करता हूं विवेक कुमार। ये 0.2 मोलर H2SO4 आपके सामने, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें आपको बताना है इसका इक्विवेलेंट मास क्या है। क्या निकालना है आपको? इक्विवेलेंट मास निकालना है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला बताओ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। इक्विवेलेंट मास अभी तो बताया था यार, इट इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास ओनली, बट मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किसको करना भैया? एक्स को। ये एक्स कौन होगा भैया? एसिड है ना, एसिड के लिए एक्स कौन होगा भैया? नंबर ऑफ H प्लस आयन डोनेटेड, और H2SO4 कितने आयन्स डोनेट करती है? 2 सर, यानी x विल बी 2, मॉलिक्यूलर मास इसका 98 हो जाएगा बटे 2, यानी कि 49 इज द इक्विवेलेंट मास, हेंस करेक्ट। अब ये निकल आया तो फिर फॉर्मूले पुट करते करते नॉर्मेलिटी भी निकाल देंगे, अभी आएंगे। अभी मैं बेसिकली आपको इक्विवेलेंट मास निकालना सिखा रहा हूँ। तो पहला सवाल क्लियर है? पहला सवाल क्लियर है? दूसरा दिया जाए, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं, थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 0.2 मोलर H3PO4 आपके सामने है। हो सकता है कैमरे में ना दिखाई दे रहा हो, H3PO4। एक मिनट में कैमरा चेक कर लूं, कई बार यार मेहनत बर्बाद हो जाती है। हाँ दिख तो रहा है, चलो अब ज्यादा ऊपर नहीं लिखूंगा मैं। एक्चुअली अभी सेटअप का थोड़ा सा बच्चों क्या है, मोबाइल फोन से ही शूट करता हूँ। धीरे धीरे कोशिश है मेरी कि वो जो नहीं आजकल 4K PTZ कैमरा आते हैं जिसमें कि दूर से ही अपने हम मेरे को रिकॉर्ड करता रहेगा, प्रॉपर वो फ्रेम सेट रहेगा। मैं अगर इधर भी जाऊंगा ना तो मेरे को फॉलो कर लेगा, मजा आएगी उससे भी पढ़ाने में। चलो अभी तो खैर ऐसे करते हैं। H3PO4 में इक्विवेलेंट मास, सर इक्विवेलेंट मास अभी आपने बताया, इट वाज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर मास ओनली divided by x. Since it is an acid, phosphoric acid, x will be number of H plus ion donated, which we can see they are 3. So we have to write simply the molecular mass.
How will calculate the molecular mass? So simply by adding the mole. There are 3 hydrogens. One hydrogen mass is 1, for 3 it was 3. प्लस करेंगे सर फास्फोरस का मास. फास्फोरस का मास कितना होता है? 31. 30.9 होता है पर 31 लेते हैं. समझे बच्चों? अब इसमें भी कंफ्यूजन होगी कि बेवकूफों क्या बताऊं. ऑक्सीजन 64. तो सर 4 3 7 1 8 यानी सर 6 3 9 98. इसका भी है तो 98/3 इसका भी हो जाएगा. मतलब उसका 98/2 था, इसका 98/3 हो जाएगा. इसमें तो कोई तगड़ी बात नहीं थी. अब आएगी तगड़ी बात. तगड़ी बात क्या है? अब आप इसका बताओ H3PO3 का. बेटा इसमें भी बच्चे क्या करेंगे? मास. देखो बच्चे क्या करेंगे सर, इक्विवेलेंट मास पूछा जाएगा तो इक्विवेलेंट मास विल बी मॉलिक्यूलर वेट, मतलब मॉलिक्यूलर मास बोलो वेट बोलो बराबर होता है यहाँ, डिवाइड बाय एक्स. तो एक्स वो रखेंगे क्या? 3 ही रख देंगे. और मॉलिक्यूलर वेट इसका निकालेंगे सर 3 ये हो गया, प्लस फास्फोरस का 31, 3 ऑक्सीजन है 16 3 जा, ऐसा करके निकालेंगे. बट बेटा ये गलत हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा सर. वाई? बिकॉज आपने ये एक्स गलत रखा हुआ है. अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज देखूं बच्चों तो फास्फोरस की 5 वैलेंसी होती है और एक ऑक्सीजन लगा दो. ठीक है. फिर सर हमारे पास बची 2 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन इधर लगा दी, एक ऑक्सीजन इधर लगा दी. और 5 बॉन्ड बनाने तो एक को ऐसे बनाना पड़ेगा. अच्छा 3 हाइड्रोजन भी लगाने. तो फिर हम क्या करेंगे भैया सर, ऐसे कर देंगे, एक को H दे देंगे इधर, एक को H इधर. ये डायग्राम बनाना आपको इनऑर्गेनिक में सिखाया गया होगा. अगर नहीं सिखाया गया तो वेट करो वीडियो का. केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज लेके आएंगे, आपकी केमिकल बॉन्डिंग A to Z क्लियर कर देंगे, कैसे ये डायग्राम वगैरह बना रहे हैं. हालांकि ये सेंटीमीटर होता है, कैसे सेलेक्ट करते हैं सेंटीमीटर, लीस्ट रिएक्टिव, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो. अभी के लिए फास्फोरस हमारे पास मेन एटम था तो सेंट्रल एटम बना दिया इसको, और 5 बॉन्ड बना सकता था, 3 2 5. अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, ये जो हाइड्रोजन हैं ये वाले जिनको मैं बक्सा बना रहा हूँ, ये क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है, बिकॉज ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े हैं ऑक्सीजन से. ऑक्सीजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव. वो इलेक्ट्रॉन घसीटे रहता है. इलेक्ट्रॉन घसीटे रहेगा तो बेचारा H क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन इसके भी इलेक्ट्रॉन घसीट लेगा, बेचारा H हल्के से डेल पॉजिटिव के साथ रहेगा. किसके साथ रहेगा? डेल पॉजिटिव. हाइड्रोजन पे क्या रहेगा बच्चों? थोड़ा सा प्लस का चार्ज रहा करेगा, है कि नहीं? अच्छा यहाँ पे देखो, ये ऑक्सीजन फास्फोरस से जुड़ी है तो ऑक्सीजन फास्फोरस से भी चार्ज घसीट लेंगी, तो इस फास्फोरस से भी बेचारे के प्लस चार्ज है. तो ये प्लस चार्ज हाइड्रोजन से मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं घसीट पाएगा. इलेक्ट्रॉन घसीटने के लिए क्या चाहिए? नेगेटिव. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, तभी आप शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे? अट्रैक्ट कर सकोगे. तो ये फास्फोरस इस H को नहीं रिलीज कर पाएगा. इसी वजह से बच्चों यहाँ भले 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं पर रिलीज कितने होंगे? 2. यहाँ पे 2H+ हैं. और एसिड के लिए आपको बताया था नंबर ऑफ H+ आयन डोनेटेड विल बिकम आवर फैक्टर और X. तो X बेटा यहाँ 3 की जगह क्या होना है? 2 होना है. क्लियर कर दिया आपको, बेसिक बता दिया मैंने 2 क्यों हुआ. तो ये चीज याद रखना. H3PO3 का नाम पहले तो तुम लोग कमेंट करना नाम क्या होता है. वो तो फास्फोरिक था, इसको क्या फास्फोरस बोलेंगे? चलो बता ही दिए. तो भैया इसी तरीके से बहुत सारी मतलब एसिड्स होती हैं. अब तो खैर पी ब्लॉक हट चुका है चैप्टर, वरना पहले पी ब्लॉक था तब हमें ये एसिड दिखती थी. पर नीट और जेईई के एग्जाम अगर देंगे आप तो आपको यहाँ दिखेंगे. इसी तरह अगर मैं H3PO2 की बात करूं बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ H3PO4 में X की वैल्यू क्या है, थोड़ा नीचे लिखते हैं. H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H3PO2 सॉरी PO3, क्या कर रहे हैं सर, छिची. H3PO2 ठीक है. इसमें X की वैल्यू बच्चों क्या थी? X की वैल्यू सर 3 आई थी, इसके लिए 2 आएगी बच्चों, और इसके लिए 1 आ जाएगी. समझ रहे हो बात को? क्या इसके लिए 1 हो जाती है. तो ये चीज थोड़ा सा ख्याल रखना. बच्चे लोग क्या करते हैं, पेपर में आएगा सर H3PO3 देखेंगे, कहेंगे सर 3 हाइड्रोजन है 3, तो गलत हो जाता है. ठीक है. हालांकि आपको मैंने बातों ही बातों में फॉर्मूला याद करा दिया इक्विवेलेंट मास का. क्या था सर? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू क्या था? इक्विवेलेंट मास बराबर सर नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय x, एंड दिस x वाज समथिंग एल्स. चलो ठीक है. एसिड और बेसिस, बेस भी अगर ऐसे ही दिखाऊंगा तो उसमें OH- देख लेना, बेसिस के लिए आसान होता है. सॉल्ट्स की बात करते हैं थोड़ा सा. सॉल्ट्स में थोड़े से अलग क्राइटेरिया है तो कंफ्यूजन ना बने इसलिए बता देता हूँ. सॉल्ट्स
छी, थोड़ा सा मोटा करके लिखते हैं भैया। सॉल्ट्स की बात करते हैं भैया, ध्यान से देखो सॉल्ट्स। इसमें क्या होगा बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूं Na2SO4 का। किसका? Na2SO4। तो फिर इसके लिए इक्विवेलेंट मास में x क्या रखेंगे, मेन बात तो x की होती है, बाकी मॉलिक्यूलर मास तो एक क्वेश्चन वाला भी दे देता है कई बार को, अदरवाइज हम निकाल लेंगे। सोडियम का 23 होता है तो 23 गुणा 2, सल्फर का सर 32, ऑक्सीजन का 16, 16 चौको जो भी होता है 16 चौको कितना, 64। तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। पर डिवाइड किस नंबर से करेंगे, वो x क्या होगा? तो बेटा x इस केस में होगा, फॉर्मूला क्या था, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कैटायन, यहाँ पे या फिर एनायन। तो कैटायन देखो, कैटायन कौन है, Na पॉजिटिव बेटा। पर यहाँ पे कितने Na हैं, 2 Na हैं, याद रखना। तो इसीलिए टोटल मतलब क्या, जितने भी कैटायंस है ना एक मॉलिक्यूल के अंदर, जितने भी कैटायंस हैं उनके ऊपर टोटल का जो चार्ज है, तो एक Na प्लस के ऊपर 1 प्लस का चार्ज था, 2 Na प्लस पे 2 प्लस का चार्ज हुआ, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हुआ, 2। फिर से समझो बात को, टोटल चार्ज केवल Na के ऊपर +1 है तो 1 मत लिख देना टोटल, क्योंकि 2 Na है ना तो 2 रखना है। कुछ क्लियर हुआ? ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल है Al2SO4 का होल थ्राइस। Al2SO4 का होल थ्राइस। एल्यूमिनियम के ऊपर क्या चार्ज होता है बेटा, सर एल्यूमिनियम के ऊपर +3 होता है, सिंस देयर आर 2 एल्यूमिनियम। देखो Al2, तो अब हम x क्या लेंगे बेटा, 6 लेंगे। क्लियर हुआ? फीलिंग आई थोड़ी बहुत? सो सॉल्ट्स के लिए हमें ये लेना है। हालांकि आप चाहो तो सल्फेट के ऊपर देख सकते हो, एक सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, सर 2 माइनस चार्ज होता है। 3 है यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, -6। तो प्लस माइनस की बात ही नहीं होती, यहाँ हम 6 ही लेते हैं x की वैल्यू, समझे? हमेशा ही क्या लेना है, प्लस में लेना है, मास निगेटिव थोड़ी होता है बेवकूफों। अरे यार फॉर्मूले में मास अपॉन था ना समथिंग कितना तुम लोग को मैं समझाऊं यार, कुछ कह रहे सर x निगेटिव क्यों नहीं, अरे बेवकूफ यहाँ इक्विवेलेंट मास है ना, तो निगेटिव क्यों रखोगे, निगेटिव रखोगे मास निगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, इतना डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ाए होंगे फिजिक्स वाले मास्टर, लेकिन नहीं, बच्चों को तो समझ ही नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ी जाए। ओके, चलो भैया, सॉल्ट्स के लिए भी आपको थोड़ी सी बेसिक क्लियर कर दी। अभी तक सर मैंने नॉर्मेलिटी देखो बातें नहीं की, अभी सिर्फ इक्विवेलेंट मास वगैरह पे बातें चल रही हैं। चलो आगे भी थोड़ी सी बातें करते हैं, बातें ही करने तो आए हैं सर आप हैं। देखो भाई, अब आगे थोड़ी सी बातें करते हैं सीरियस वाली। अब उतनी भी सीरियस नहीं कि आईसीयू में चले जाएंगे रहेंगे नॉर्मल बातें, पर हाँ थोड़ा सा ध्यान से देखे सुनना। अब बेसिक बात करते हैं नॉर्मेलिटी के ऊपर, जो हमने जिसके लिए वीडियो चालू किया, अब हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं आखिर क्यों जरूरत पड़ी नॉर्मेलिटी की, वाई। अब यहाँ पे रीजन क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास बच्चों एक रिएक्शन है कि हमारे पास यहाँ H2SO4 है सर, मैंने क्या किया उसमें NaOH डाल दिया, एसिड थी उसमें बेस मिला दिया, तो क्या बनेगा सर, सॉल्ट बन जाएगा, Na2SO4 प्लस का वाटर बन जाएगा। यही होगा रिएक्शन, देख लो। हाँ जी सर, रिएक्शन में अगर मैं तुमसे कोई भी चीज पूछूं, स्टोइकियोमेट्री वगैरह कुछ भी पूछूं कि भैया कितना अमाउंट लिया गया H2SO4 का कि हमें Na2SO4 1 मोल बन जाए, तो अगर ऐसा कुछ तुम्हें मोल में सीखना है या कुछ करना है, तो इसके लिए हमें रिएक्शन को पहले क्या करना पड़ता है, मजबूरी में बैलेंस करना पड़ता है। इट मीन जो हमने मोल्स का कंसेप्ट लाया ना, उससे हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि भैया इससे कितना ये बन रहा है, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। उधर 2 Na है तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, फिर सर इधर H2SO4 यहाँ भी 2 H है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, राइट। हाँ, तो मतलब हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अब हम बता सकते हैं कि यहाँ पे 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का 2 मोल NaOH के साथ कंबाइन करेगा तो 1 मोल H2SO4 बनाएगा। मतलब इसके लिए ये जो डेटा अभी मैंने आपको बताया, इसके लिए आपको बैलेंस करने की जरूरत पड़ रही थी। अभी तो आपने बैलेंस कर लिया हिट एंड ट्रायल लगा के, पर जब रिएक्शंस बड़ी होती हैं, फॉर एग्जांपल डीएनए के अंदर कोई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो रही है, आपको पता होगा डीएनए वगैरह में बहुत सारी कार्बन चेन होती है, तो बड़े बड़े मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब आएंगे आपके सामने तो आपको बैलेंस करने में दिक्कत होगी। तो विदाउट बैलेंसिंग कैसे हम बता दें कि भैया कितना कितने से रिएक्ट करेगा कि कितना बनेगा, तो इसके लिए कंसेप्ट आता है हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट का। बोला क्या गया बच्चों, बोला ये गया कि भैया कोई भी दुनिया में एनी, फॉर एनी रिएक्शन, लिख लो, फॉर एनी रिएक्शन नंबर ऑफ
gram equivalents, number of gram equivalents of all reactants are equal. समझे? इक्वल, तो यहीं से बात आ गई ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में जो इक्वल का साइन है ना, वो यही चीज बता रहा है। मतलब क्या है, किसी भी दुनिया की रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स का जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा वो हमेशा सेम होगा। मतलब क्या है कहने का, यही जो रिएक्शन थी इसमें हम ये बिना बिना बैलेंस कर ही बोल सकते थे कि सर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 will react with 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH टू फॉर्म 1 ग्राम इक्विवेलेंट, सॉरी अब कितना बनेगा वो नहीं, कितने लोग रिएक्ट करेंगे और कितना हमें बनाना है वो तो हमें बता ही दिया जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से हम बता सकते थे ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में। मोल का कंसेप्ट ही छोड़ दिया हमने, इसीलिए इसके फॉर्मूले में मोल ना आके क्या आया, ग्राम इक्विवेलेंट आया। जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए, क्लियर है? ठीक है, अब जरा थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। कोई अगर मिक्सचर आ जाए, फॉर एग्जांपल कोई मिक्सचर आ जाता है, मिक्सचर, तो उस केस में, मिक्सचर के केस में नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे? हालांकि ये मैंने कई सारे वीडियोस में बात कर रखी है नॉर्मेलिटी की फॉर अ मिक्सचर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई N1 सॉरी V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ये हो जाता है N फॉर द मिक्सचर। मतलब क्या है कहने का, समझाता हूँ। ये फॉर्मूला तभी लगाना जब बोथ कंपोनेंट्स आर, मतलब जिसका मिक्सचर बना रहे हो उनमें जो दोनों कंपोनेंट हैं, मतलब जो दोनों बोलो या तीनों, जितने भी सारे कंपोनेंट्स आर एसिड्स और बेसिस। हालांकि मैंने देखो बाइनरी मिक्सचर के लिए लिख रखा है तो बोथ लिख दिया है। अगर दो से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं तो सभी का, अगर वो सभी एसिड्स हैं या सभी बेस हैं, तो उस केस में हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ प्लस साइन आएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, थोड़ा सा बेसिक फील समझाता हूँ। देखो भाई, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था सर? नॉर्मेलिटी बराबर था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, Ng लिख देते हैं इसको, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, है ना। तो मान लो पहले वाले का जो नंबर नॉर्मेलिटी था वो N1 था, वॉल्यूम V1 था, तो उसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे सर? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएंगे N1V1। सिमिलरली दूसरे वाले का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे Ng2 सर? वो हो जाएंगे N2V2। मिक्सचर में जो मिक्सचर हो जाएगा उसमें जो होगा बेटा, उसमें वॉल्यूम क्या होगा फाइनल, अगर ये V1 वॉल्यूम था, V2 वॉल्यूम था, दोनों को मिला दिया तुमने, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर? V1 प्लस V2। तो फाइनल जो नॉर्मेलिटी होगी सर, नॉर्मेलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो इन दोनों का सम ही होगा ना, सॉल्यूट तो जुड़ता जाएगा, खत्म तो होगा नहीं। इट मीन सॉल्यूट हो जाएगा Ng1 प्लस Ng2, और जैसे ही Ng1 Ng2 की वैल्यू रखोगे N1V1 प्लस N2V2 आ जाएगा। तो बेसिक फील भी आपको इस फॉर्मूले की समझा दी मैंने कि भैया ये फॉर्मूला क्यों क्यों और कैसे बनाए, समझे क्या? तो ये बात थी हमारे पास फॉर्मूले के आने की। पर ये तभी लगाना है जब सारे कंपोनेंट्स एसिड या सारे के सारे बेस हो। अगर डिफरेंट हुए तो यहाँ पे माइनस माइनस का साइन आता है, फिर हमें थोड़ा देखना पड़ता है कि किसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है। जिसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होंगे वो बच जाएगा, और फिर उसी के हिसाब से बेसिक या एसिडिक मीडियम हो जाएगा। इसको लिखो, फिर मैं समझाता हूं। अब देखो, अगर दूसरा केस लेते हैं, if one component is acid, one component is acid and other is base, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में मान लो हमारे पास जो N1V1 है, मान लो N1V1 की जगह मैं लिख देता हूं NaVA, NaVA मतलब नॉर्मेलिटी फॉर एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फॉर एसिड आ जाएगा। ये किसके बराबर है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फॉर एसिड, Nga, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फॉर एसिड क्या होंगे? नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इनटू, अरे वॉल्यूम ऑफ एसिड, ठीक है। बेसिस के लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फॉर बेसिस क्या हो जाएंगे बेटा? ये हो जाएंगे नॉर्मेलिटी ऑफ बेसिस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ बेसिस, यही होगा। अब मान लो हमारे पास ये वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू? NaVA इज ग्रेटर देन NbVb।
तो किसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है? एसिड के। यानी ओवरऑल सॉल्यूशन का इफेक्ट कैसा होगा बच्चों? सर एसिडिक होगा। और मिक्सचर की जो नॉर्मेलिटी होगी वो इस केस में फॉर्मूला आ जाएगा NaVa माइनस NbVb डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। याद रखना वॉल्यूम तो नीचे ऐड ही होना है। सिमिलरली अगर इसी का जस्ट उल्टा ये हमारे पास ऐसा हो कि NaVa लेस देन हो जाए NbVb से, तो क्या फर्क पड़ेगा? जस्ट फॉर्मूले के अंदर फर्क पड़ेगा सर। हमारे पास नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर विल बी NbVb माइनस NaVa डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। कोई अगर पूछे नॉर्मेलिटी निगेटिव हो सकती है तो उसको एक मुक्का मार देना, बोलना है नहीं, ठीक है। ऐसे देख लो भाई, ये हमारे पास क्या है? उस टाइप का मिक्सचर जिसमें एसिड और बेस दोनों है। समझ पा रहे हो क्या बात को? यस सर, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों जब नॉर्मेलिटी निकालोगे तो ये किसके लिए आएगी? H पॉजिटिव आयंस के लिए आएगी। यानी कंसंट्रेशन किसकी आएगी? H पॉजिटिव की। जैसे ही H प्लस कंसंट्रेशन पता चल गया, अरे नॉर्मेलिटी मतलब कंसंट्रेशन, जैसे ही आपको नॉर्मेलिटी आएगी एसिडिक सॉल्यूशन में तो वो H प्लस की आएगी। तो पीएच निकालना है तो इसी का नेगेटिव लॉगरिथम ले लो। इन केस ऐसा सॉल्यूशन है तो बेसिक सॉल्यूशन हुआ। तो यहां से जो नॉर्मेलिटी आ रही बेटा, ये नंबर ऑफ OH माइनस आयंस को बताएगा। तो बेटा इसका माइनस लॉग लेके क्या आएगा? POH आएगा। तो पीएच निकालने के लिए आपको फिर उसी हिसाब से देखना है किससे माइनस करना है, ठीक है। अगर 25 डिग्री है तो 14 से, अगर टेम्परेचर बढ़ गया है तो 12 से घटाते हैं। आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से पीएच क्या होता है? घट जाता है। ये सारी बातें केमिकल इक्विलिब्रियम में फिर से करेंगे। अगर आपको लग रहा है ये सब सर क्या है सर, अनजान हूं मैं तो टेंशन मत लो, आपका भाई आपका सर हर चीज बताएंगे इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। और चैनल को लाइक कर लिया करो यार, सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को भी बताओ, ठीक है। यूट्यूब को लगना चाहिए कि हाँ सर यहाँ पे मेहनत हो रही है, बच्चे भी आ रहे हैं और टीचर भी पढ़ा रहा है, तभी तो आगे बढ़ाएगा हमें और आपको भी। चलो लिखो भाई, लिख लिए? ओके। तो ये बेसिक बेसिक बच्चों आज के इस वीडियो में मैंने बातें कर ली। ओके, तो यार अब देखो अब क्या है कि अब बचा है इस पे सिर्फ और सिर्फ PYQs, समझ रहे हो? अब बचे हैं इस पे PYQs। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ, अब रात के बज गए भैया 1, तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने। सुबह उठ के बनाऊंगा, ठीक है। तो सुबह अब तुम लोग को तो एक ही साथ मिलेगी, सुबह मिलते हैं, ठीक है बच्चों। तो सुबह के बज चुके हैं 6 और चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा, ज्यादा तो होमवर्क के लिए दूंगा कराऊंगा थोड़े से, पर आपके कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं सर ग्राम इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चंस में, जहां पे हमें ग्राम इक्विवेलेंट वगैरह निकालना होगा या इक्विवेलेंट मास निकालेगा, मतलब बोला जाएगा, या नॉर्मेलिटी वगैरह हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड करोगे वो सारे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द ग्राम इक्विवेलेंट वेट। देखो यहाँ पे बड़ी चालाकी से इसने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए वेट लिख दिया है। ये बेटा ग्राम इक्विवेलेंट वेट का मतलब वो वाला फॉर्मूला नहीं है। अब कई बच्चे क्या सोचेंगे सर ग्राम इक्विवेलेंट वेट का मतलब है ये वाला फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट वाला। नहीं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, सॉरी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इसका फॉर्मूला क्या था बेटा? सर इसका था गिवन मास डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। बट ये आपसे नहीं पूछा गया पहले क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। बस हाँ लिखा इसी टर्म में है, ग्राम इक्विवेलेंट्स के टर्म में। जबकि साफ साफ अगर लिख देता कि भैया आप इक्विवेलेंट वेट बताओ, अगर ये चीज ना लिखता, केवल देता ऐसे इक्विवेलेंट वेट, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट, तो ज्यादा आसानी होती। पर साथ में ग्राम लिख दिया ताकि कंफ्यूज हो जाओ, मर जाओ तुम लोग पर तुम लोग परेशान मत होना, आपके विवेक सर हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो तो ये फॉर्मूला था, अगर ग्राम इक्विवेलेंट ही निकालना है तो बेटा फॉर्मूला क्या लगता है? सर फॉर्मूला लगता है हमारे पास, क्या लगता है सर? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एक्स। ये वाला एक्स नहीं है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एक्स सर। अच्छा H2SO4 के लिए एक्स 2 ले लूं क्या? हाँ सर बिल्कुल, मजे से शौक से लिख दीजिए। अरे भैया 2 ही होता है यार, इतना क्या टेंशन ले रहे हो, समझे क्या? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आए क्या? चलो सर ये तो बहुत आसान है, 49 आंसर आ जाएगा पहले का। दूसरा है फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इतने ग्राम ऑफ H2SO4 इन इतने ml ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बोलो सर। नॉर्मेलिटी वाज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, इस बार क्या निकालना पड़ेगा? ग्राम इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा और फिर डिवाइड मारना है वॉल्यूम से इन लीटर्स।
वॉल्यूम सर 500 ml है अब, लेकिन ml थोड़ी, लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 500 बटा 1000। अरे बेवकूफ, ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे 500 बटा 1000 तो 5/10 यानी 1/2 यानी कि 0.5 लीटर्स में रख दिया। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं बेटा? सर इसके लिए तो फॉर्मूला आपने अभी बताया, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास है हमारे, सॉरी मॉलिक्यूलर नहीं, इक्विवेलेंट मास। गिवन मास है हमारे पास कितना, 4.9 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, और डिवाइड में 0.5 था तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 0.5। बोलो भाई, ये चीज तो साथ में रहेगी, मल्टीप्लाई में 0.5। हाँ ना, बोल भाई, जल्दी बोल। ठीक है, ओके सर, समझ गए। अब देखो आगे की बात समझो। अब हमें इक्विवेलेंट मास रखना है H2SO4 का। सर अभी तो रखा था कितना, मॉलिक्यूलर मास बटे इतना यानी 49। तो बेटा इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा सर? सर इसको हटा दो, इक्विवेलेंट मास की जगह 49 रख दो चुपचाप से। तो ठीक है, 49 मल्टीप्लाई विद 0.5। अच्छा पॉइंट हटाओ, नीचे एक जीरो बढ़ेगा तो क्या इसको मैं 5 लिख दूं? ठीक है, 49 बन जा 49, 1/50। 1/50 को क्या लिख सकते हो, 0.02। आ गया आंसर। ये हो गई नॉर्मेलिटी। समझ रहे हो क्या? बहुत आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा एक कुछ बीच में मैं चीजें बताना चाह रहा था आपको, ये चीज लिख लेना बेटा। कई बार ऐसे दे देता है सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। क्या बोलता है? सेमी नॉर्मल, नॉर्मल। बेटा सेमी नॉर्मल का मतलब होता है कि नॉर्मेलिटी, अरे यार क्या सर क्या हो जाता है आपको, क्या बच्चे तो हम हैं, आप क्यों? तो सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब होता है बच्चों, नॉर्मेलिटी कितनी हो गई है, 1/2। अगर बाई नॉर्मल सॉल्यूशन बोलता कि देयर इज अ बाई नॉर्मल सॉल्यूशन, तो आप क्या समझते भैया? इससे आप समझते नॉर्मेलिटी कितनी है, 2n है। अगर आपको सेंटी नॉर्मल बोलता बेटा, सेंटी नॉर्मल, तो बेटा इसका मतलब आपको क्या समझना था सर, n/100 समझना था। नॉर्मेलिटी कितनी है, 1/100। और अगर आपको बोल देता सेंटी नॉर्मल की जगह डेसी नॉर्मल, ये सबसे ज्यादा उपयोग में होता है डेसी नॉर्मल, तो इससे आपको क्या अनुमान लगाना है कि सर वो n/10 की बात कर रहा है, यानी नॉर्मेलिटी कितनी है, 0.1 है, यहाँ पे 0.01। तो सबसे कम किसमें होगी, सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, ये थोड़े से टर्म्स है जिसको बताने के लिए आपको मैंने लिख दिया है, बाकी इसको डब्बे में डाल दें क्या? हाँ जी सर, डब्बे में पैक कर दो सर। ओह ये क्या कर दिया, निशान लगा दिया है। ठीक है, डब्बे के अंदर रख देंगे तो आपको हो सकता है कुछ कई करोड़ सालों तक याद रहे आपको। ठीक है, लिख लो, जल्दी लिखो भाई, टाइम दे रहा हूँ, फटाफट से लिख लो। बाई नॉर्मल, सेमी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल। ठीक है, बोला ना हर चीज के लिए करूंगा A to Z। तो यहाँ का आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी सर हो गया। तीसरा बताने के बाद चौथा पांचवा होमवर्क। तीसरा देखो क्या है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH, देखो ग्राम इक्विवेलेंट नहीं, ग्राम्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग इतने नॉर्मल सॉल्यूशन। अरे वही फॉर्मूला लगेगा नॉर्मेलिटी का, नॉर्मेलिटी का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलो इसको सॉल्व भी कर देता हूँ मैं थोड़ा बहुत, ना तुम लोग थके हारे आए हो घरों में बैठे हो पलंग में, कहाँ कर पाओगे सब। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वाज मास गिवन, जो कि हमें x मानना है, बटे इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास H2SO4 का, सॉरी NaOH का कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास बाई x, और x की वैल्यू 1 होगी यानी मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। तो बच्चों 23 होता है सोडियम चच्चा का, और सर इसमें ऑक्सीजन चच्चा भी है, तो 16 और एक धन, तो ये 24 प्लस 16, तो 4 2 और 4 6 10, 0 एक कैरी 40। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कितना बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। कैसे, अब मैं नहीं बताऊंगा। डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, सर वॉल्यूम सर 250 ml है तो क्या 1/4 लिख दूं? अरे यार लीटर में कन्वर्ट कर दिया, इतना ना मत पूछा करो यार, ये 4 ऊपर गया। अच्छा नॉर्मेलिटी की वैल्यू कितनी है, 0.2 दे रखा है, तो n हटा देता हूं मैं। ओ छी, 0.2। तो सर ये 4x क्यों, ये 10x लिख दो। 4, ये नीचे 40 है ना, तो सॉरी 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 सॉरी, तो सर ये हो गया x/10 बराबर 0.2, x बराबर आ गया 2। 2 ग्राम भैया ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH विल बी
2 ग्राम, समझे? अगर इतने नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है यूजिंग 250 ml सॉल्यूशन। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ है तो बच्चों तमीज से घरों में बैठ के ये चौथा और पांचवा क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना, ताकि थोड़ी मेरी भी एंगेजमेंट बढ़े, हम भी थोड़ा आगे कमाए हुए हैं, समझे? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो भैया, तो ये भी बात हो गई थी। अगले क्वेश्चन टाइप पे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे हमारे पास नॉर्मेलिटी निकालने के क्वेश्चन है क्या? हाँ, लेकिन ये मिक्सचर की नॉर्मेलिटी निकालने वाले क्वेश्चन है, ठीक है? एडिटर भाई को काफी काफी बड़ा सलाम। थोड़ा सा यार एसीसी का लोगो नहीं ना ना सर, जिसके लिए इतना काम कष्ट सब सह रहे हैं, इसी को छुपा देंगे। देखो भाई, अब क्या है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इतने ml ऑफ इतने नॉर्मल HCl 300 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल HCl। यहाँ पे हमने जो भैया सॉल्यूशन बनाया उसमें दोनों में सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है? HCl ही है, यानी दोनों ही हमारे पास क्या है बच्चों? एसिड्स हैं सर। दोनों ही हमारे पास क्या है सर? एसिड्स हैं सर। यहाँ देखो एक HCl एसिड ये लिखा है और एक सर HCl ये रखा है। वाह सर, क्या ड्राइंग है सर आपकी, समझ रहे हो बात को? हाँ जी सर। अब देखो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा खेल करता हूँ। ला ला ला, चलो बहुत आसान है यार। नॉर्मेलिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले बात समझो, अगर मेरे पास 200 ml सॉल्यूशन है और नॉर्मेलिटी दे रखी है तो मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ। हाँ सर, कैसे? देखो बेटा, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था? नॉर्मेलिटी वाज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, एनजी लिख देता हूं मैं, बटे वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट विल बी नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी इज 0.5 मल्टीप्लाई विद 200, जो कि हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, याद है ना? तो 200 को 1/5 लीटर्स लिखना पड़ेगा। अब ये जो कन्वर्जन नहीं समझ पा रहे बेवकूफ है। पॉइंट हटाया, नीचे जीरो बढ़ा, 5 × 5 1/10 यानी 0.1 आ गया। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ कितने हैं? 0.1 आ गया है। मैं इसको लिख दे रहा हूँ, इधर मिटा रहा हूँ। इस वाले में कितने थे सर? इधर होगा हमारे पास नॉर्मेलिटी यानी 0.2 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम यानी कि, ओहो अब इस बार थोड़ा सा गलती हो गई बटे इतना, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा सर। पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ेगा, 2 3 6 0.06 विल बी अवर हियर 0.06। तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट्स कम है, वहां ज्यादा है। आपको मैंने बताया था रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो फाइनल सॉल्यूशन होगा बेटा, फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? सोचो सोचो, 200 ml और 300 ml मिला के डाल दिए तो अब बचे कितने? 500 ml। और 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 0.5 लीटर। 500 बटा 1000 यार, 0.5 लीटर। और सर ग्राम इक्विवेलेंट्स तो ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम है, HCl HCl है, याद रखना। अगर HCl HCl एसिड एसिड है या बेस बेस है तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऐड होते हैं। अगर एसिड के साथ बेस आ गई तो अब ग्राम इक्विवेलेंट सब्ट्रैक्ट होंगे, और लाजमी सी बात है क्यों सब्ट्रैक्ट होंगे? क्योंकि देखो ग्राम इक्विवेलेंट अगर यहाँ पे हमारे पास इतने आ रहे हैं तो वो किसके हैं? H पॉजिटिव के हैं, यानी इतने H पॉजिटिव प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर इधर HCl के इतने ग्राम इक्विवेलेंट है, यानी इतना कंसंट्रेशन, इतनी नॉर्मेलिटी वाले इतने ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H पॉजिटिव इस वाले HCl में। अब अगर यहाँ OH होता तो यहाँ का OH उस H को पकड़ के वाटर बना लेता, और जैसे ही वाटर बनाता अब वो ग्राम इक्विवेलेंट में काउंट नहीं होता, वो एक हमारे पास एक्सेस सॉल्वेंट में आ जाता, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करते, इसी वजह से वहां हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। समझ रहे हो? जैसे बता रखा है। फिर भी यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 0.1 प्लस 0.06, इसको सॉल्व कर लेना बच्चों और आंसर कमेंट कर देना। इसी हिसाब से आप अगला क्वेश्चन भी कर सकते हो, सेम टू सेम डिट्टो इसी तरीके से होने वाला है। क्लियर है? अच्छा भाई, ये 10वां नंबर का सवाल, मैं अपना टाइम देख लूं, ठीक है? अभी टाइम है अपने पास, 10वें नंबर का सवाल करते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं एकदम हम, ठीक है? चलो भाई, तो 10वें नंबर का सवाल देखिए ध्यान से। मैं इसको छोटा कर देते हैं, क्रॉप इट और ड्रॉप इट, क्रॉप इट ड्रॉप इट, क्रॉप इट ड्रॉप इट, क्रॉप इट ड्रॉप इट। ठीक है बच्चों। अरे यार ये कहाँ से आ रहे हैं? इनको हटाना पड़ना बड़ा मुश्किल है। चलो बच्चों, लो आपके लोगों के लिए सवाल लिख दिया, चलो आ जाओ पढ़ो। बोला है 200 ml ऑफ इतने नॉर्मल HCl इज मिक्स्ड विद 300 ml ऑफ इतने नॉर्मल NaOH, फाइंड द मोलैरिटी। अरे यार यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, क्या होगा सर? N1V1 माइनस N2V2 होगा। अब देख लो किसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है, याद रखना उसके ग्राम इक्विवेलेंट से घटाना जिसके ज्यादा है।
उसी से घटेगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती नॉर्मलिटी, ठीक है, याद रखना। तो भैया हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, 0.25 को 200 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन 200 को लीटर में कन्वर्ट कर लियो तभी मल्टीप्लाई कियो 0.25, और इधर किया हमने 0.15 को 300 बटा 1000 से, ठीक है। यहाँ से यहाँ 2 0 मार दिया करो, और फिर आएगा हमारे पास 0.25 का 2 गुना यानी 0.5, तो 0.05 हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? हाँ जी। अगर पिछले में मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं नशे में कर दिया हूँ, सुबह सुबह जल्दी उठे हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है पिछले वाले में कुछ तो मैंने पॉइंट का लोचा कर दिया है, अगर नहीं किया तो बढ़िया है, अपना दिमाग है, और अगर कर दिया तो माफी चाहता हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ, अब बार बार सॉल्व नहीं करूंगा। इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 से 2 जीरो मर जाएंगे, 0.45, तो यानी 0.045 हो जाएगा। 15 3 45 होता है ना, तो बेटा 0.45 होता, अरे यार छोड़ो, बटे 10 था तो 0.045। अब किसके ज्यादा है सर? सर इसके ज्यादा हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट है, यानी इसमें से ये घटेगा, तो हम यानी कि मैं लिखूंगा 0.05 माइनस का 0.045 बटा फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा। वॉल्यूम तो हमेशा देखो ऐड होगा, तो ये 300 ml, सॉरी व्हाइट कलर है, 300 ml में 200 ml जुड़ेगा तो 500 ml बनेगा लीटर में, लेकिन रखना है तो सर हम लिखेंगे 0.5। ऊपर कितना आ जाएगा सर? इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इसको मुझे इसके लक्षण नहीं ठीक लग रहे हैं, 0.005 हो गया और नीचे 0.5 हो गया भाई, 0.005। सर कुछ तो गड़बड़ है सर, क्या गड़बड़ है भाई? 5 में से 5 गया, 0 बचा, 15। हाँ सर क्या गलती करते थे, 10 होगा। ये आ रहा भाई इतना, पर मुझे क्यों गड़बड़ लग रहा है यार, सब्ट्रैक्शन भूल गए क्या सर? 0.05 माइनस बच्चों 0.045, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ वाला जीरो मैं नहीं लगा रहा था, ठीक है ठीक है, अब इससे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 0.005 आई वाज एट दैट टाइम राइट, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा दिमाग आज पता नहीं क्या हो गया है, तुम लोग की तरह होता जा रहा हूँ मैं धीरे धीरे, पढ़ाते पढ़ाते। पॉइंट हटा देंगे, यहाँ से भी पॉइंट हटा देंगे बेटा, एक एक से मर गया, लेकिन 2 ऊपर से आ जाएंगे नीचे की ओर, तो 5 मरेगा, और नीचे आएंगे तो 0.01 विल बी अवर करेक्ट आंसर। फाइनल नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी 1.01, फाइनल आंसर विल बी 0.01। क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप करना, ठीक है। तो चलो भाई, काफी क्वेश्चन करा दिए, और मुश्किल टॉपिक है नहीं, पर मैंने कोशिश की अपनी तरफ से ज्यादा एक्सपोजर देने की, आपको अलग अलग टाइप क्वेश्चन दिखाने की। इनकेस आपके पास कोई क्वेश्चन है आप उसको टाइप कर सकते हैं, मैं उस पर 2 से 3 मिनट का वीडियो बना के जरूर से जरूर अपने चैनल पे डाल दूंगा, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं, हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं ताकि हम आगे और ऐसे वीडियोस लेते आते रहें। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से प्यार भरा जय हिंद बच्चों।